हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें आपको, यह वीडियो जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विषय विज्ञान से रिलेटेड है। ये क्लास 9th के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट फसल उत्पादन तथा प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इंट्रो वीडियो में बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फसल उत्पादन तथा प्रबंधन के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। शीर्षक से ही मालूम चलता है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको फसल उत्पादन के बारे में पढ़ना है कि फसल को कैसे उत्पादित करें, और इसके रख रखाव के बारे में पढ़ना है। ग्रुप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, भोजन के बारे में हम देखेंगे। यदि आप 9th क्लास के नवोदय का तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल टीवीएल कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना भी वीडियो देखना है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का 4 विषय से क्वेश्चन आते हैं। चारों विषय का हम नवोदय का एक प्ले लिस्ट बना करके प्ले लिस्ट में वीडियो सब डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो तैयारी बढ़िया से करना है तो आप, जैसे हम बताएंगे चैप्टर बाई चैप्टर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके जो भी थ्योरी है उसको लिखते रहिएगा कॉपी में नोट करते चलिएगा, तो तैयारी सही से हो पाएगी और आप एग्ज़ाम बढ़िया से फेस कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट भोजन के बारे में देखते हैं। भोजन क्या है? भोजन को हम खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। फूड क्या है? भोजन क्या है? तो जितने भी जीव है, सजीव है, वो जीवित रहने के लिए भोजन लेते हैं। और भोजन क्यों लेते हैं? तो ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। हमारे शरीर में पर डे, हर मिनट, हर सेकेंड बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आता है? तो हमें भोजन से मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में ताकत मिलती है, हम बहुत सारे काम करते हैं। यदि हम खाना नहीं खाएंगे, हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बहुत दुबले पतले हो जाएंगे और हमारे शरीर में जो क्रिया है सही से नहीं हो पाएगी, तो हमारा अंत हो जाएगा। तो हम डिफिनेशन की बात करें, भोजन क्या है? हमारे शरीर में जैव परिक्रम का मतलब होता है, जैव यानी जीव और परिक्रम यानी प्रक्रिया। जैव परिक्रम का मतलब होता है जीवों की प्रक्रिया। जैव परिक्रम क्या है? तो जीव जंतु जो भी प्रक्रिया करते हैं उसको हम जैव परिक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, जनन, पोषण, उत्सर्जन, ये सब क्या है? ये सब जैव परिक्रम है, जीवों की प्रक्रिया है। तो हमारे शरीर में जैव परिक्रम यानी जीवों की प्रक्रिया को निरंतर यानी सुचारू रूप से जारी रखने के लिए तथा ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जिस पदार्थ का हम सेवन करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में डिफिनेशन की बात की जाए तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम जिस आहार का सेवन करते हैं उसी को ही हम भोजन कहते हैं। जैव परिक्रम का मतलब श्वसन, जनन, उत्सर्जन। इस तरह ऑप्शन बाई ऑप्शन करके क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव परिक्रम है। तो ऑप्शन में रहेगा श्वसन, बी में रहेगा जनन, सी में रहेगा उत्सर्जन और डी में रहेगा इनमें से अभी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर सही होगा, क्योंकि श्वसन, जनन और पोषण तीनों क्या है? जीवों की प्रक्रिया है। तो जीवों की प्रक्रिया को ही हम जैव परिक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फसल के बारे में। फसल क्या है? ग्रुप। फसल क्या है? तो किसी भी अरे गरे पौधे को हम फसल नहीं कह सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। लेकिन फसल किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे जिसे हम उगाते हैं अपने भोजन के लिए, मतलब वैसे पौधे जिनको हम अपने भोजन के लिए अपने खेतों में उगाते हैं, उस पौधों को हम फसल कहते हैं, ना कि सभी पौधों को हम फसल कहते हैं। तो फसल क्या है? खुद से खेतों में भोजन के लिए उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, सब फसल है, ना कि मोथा, हाथी घास, दरवा,
दूब, ये सब घास है, खरपतवार है, ये सब फसल नहीं है। फसल क्या होगा? तो फसल होगा धान, गेहूं, मक्का। तो फसल की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे फसल का वर्गीकरण, फसल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। फसल जो है उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत भाग है। इस यहाँ पे हम 8 भाग को दिखाए हैं, ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना ना भूले, नोट कीजिए, तब आपका तैयारी बढ़िया से होगा। यदि आप नवोदय का 9th क्लास का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो पूरा लाइन बाई लाइन मेरा वीडियो देखिए और वीडियो को पॉज कर करके पूरा थ्योरी लिखिए, पढ़िए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए तो ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। फसल के बारे में पढ़ेंगे। फसल कई प्रकार के होते हैं, फसल कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो सामान्य फसल, जनरल क्रॉप्स। तो गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, अनाज को हम सामान्य फसल कहते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछेगा इनमें से कौन सामान्य फसल है, तो इसमें से ऑप्शन देगा दिमाग चक्रिया जाएगा। इसलिए सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फसल है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये भी घुमा देगा। तो सामान्य फसल गेहूं, धान, मक्का, बाजरा सब क्या है? सामान्य फसल है, जनरल ग्रुप से। बात करें दाल की, दाल क्या है? तो दाल सिंपल है, आपको आप बता सकते हैं, चना, मटर, खेसारी, राहर, मसूर, मूंग, सब दाल है, दाल है। तेल बीज मतलब ऑयल सीड, मतलब जिससे हमको तेल की प्राप्ति होती है। तो सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तोरी, तीसी, जिसको हम अलसी भी कहते हैं, सब क्या है? तेल बीज है। बात करें सब्जी की तो सब्जी वेजिटेबल्स, लौकी, आलू, गोभी, मूली, गाजर, परोरा, भिंडी, नेनुआ, झुंगनी, सब क्या है? सब्जी है। आगे है पांचवा फसल है कंद, ट्यूबर के बारे में जानेंगे। तो टमाटर और टोपियोकी जो है कंद है। ये तो दाल तो सिंपल है, तो सिंपल है, नहीं आएगा एग्जाम में। तेल वाला भी क्लियर हो जाएगा, सब्जी भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन सामान्य फसल पूछ देगा, थोड़ा सा झंझट है, इसको ध्यान से रखिए। और कंद भी थोड़ा सा झंझट, इसमें भी टमाटर, टोपियोकी को हम क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं। बात करते हैं आगे 6 नंबर फसल की। तो 6 नंबर फसल क्या है? शर्करा उत्पादक, मतलब शुगर उत्पादक करने वाला। तो गन्ना को हम शर्करा उत्पादक कहते हैं। शर्करा का मतलब होता है शुगर, चीनी। तो चीनी गन्ना से बनता है, तो गन्ना क्या है? शर्करा उत्पादक फसल है। और क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में भाई ऑप्शन कि इनमें से कौन शर्करा फसल है, तो गन्ना पर टिक करना है। इनमें से कौन कंद फसल है, तो टमाटर या टोपियोकी होगा, तो उस पर टिक करना है। तो आगे बात करते हैं 7वां फसल की। तो 7वां फसल है बागवानी फसल, मतलब बागवानी, बगीचा में लगाए जाने वाले फसल को बागवानी फसल कहते हैं। तो कॉफी, चाय, रबर, नारियल, सब क्या है? बागवानी फसल है, इसको हम बगीचा में लगाते हैं। और बात करते हैं लास्ट अंतिम की। तो अंतिम क्या है? फल, फ्रूट्स है। तो केला, अंगूर, अमरूद, आम, अनानास, लीची, तूत, सहतूत, इमली, सब क्या है? फल है। तो यहाँ पर फल तो क्लियर हो गया है, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। सामान्य फसल भी क्लियर है, दाल भी क्लियर है, तेल बीज भी क्लियर है, सब्जी भी क्लियर है। तो डाउटनेस किस में आएगा? तो सामान्य फसल में आएगा, शर्करा में आएगा, बागवानी में आएगा और कंद में आएगा। तो इसको कॉपी में नोट कीजिए और ध्यान से लिखिए और इसको याद कीजिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो इसके पहले तो हम फसल का वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। कुल मिलाकर 8 तरह के फसल के बारे में जाने थे। सामान्य फसल, दाल, सब्जी, बागवानी फसल। इसी तरह अब आगे देखेंगे हम यहाँ, इसमें हम मौसम के आधार पर फसलों का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है: रबी फसल, ग्रीष्म फसल
और खरीफ फसल। रबी फसल को ठंडी के मौसम में बोया जाता है, ग्रीष्म फसल को गर्मी के मौसम में बोया जाता है और खरीफ फसल को बरसात के मौसम में बोया जाता है। रबी, ग्रीष्म, खरीफ, ठंडी, गर्मी, बरसात। रबी, ठंडी, ग्रीष्म, गर्मी, खरीफ, बरसात। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसको। तो ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। जैसे में क्या होगा, गेहूं, चना, मटर, तीसी को हम अलसी भी कहते हैं और एक्सेट्रा, इसके आगे भी और भी हो सकता है। तो एग्जाम में डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा, एक डिफिनेशन नहीं आएगा, तो बाई ऑप्शन करके सवाल आएगा, पूछेगा इनमें से कौन रबी फसल है। तो याद रखना है रबी फसल को किस मौसम में बोया जाता है। रबी फसल को शरद ऋतु ठंडी के मौसम में बोया जाता है। और आप यदि किसान के घर से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको मालूम होगा, या नहीं मालूम होगा तो डिफिनेशन के अनुसार इसको याद करना पड़ेगा कि किस किस फसल को ठंडी के मौसम में बोया जाता है। जिन जिन फसल को ठंडी के मौसम में लगाया जाता है उन्हीं फसल को हम क्या बोलेंगे, रबी फसल कहेंगे। बात करते हैं ग्रीष्म फसल की, तो इसका क्वेश्चन में आंसर है ग्रीष्म यानी गर्मी। तो गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे में धान, मक्का, सरसों जो है गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, तो ये सब क्या है, ग्रीष्म फसल है। बात करते हैं खरीफ फसल की, तो बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। जैसे धान, मक्का, सरसों जो है खरीफ फसल है, इनको हम बरसात के मौसम में उगाते हैं। बात करें और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिख रहा होगा कि जो ग्रीष्म का जो ऑप्शन है सेम है और जो खरीफ का भी जो ऑप्शन है सेम है। तो ग्रीष्म और खरीफ जो है ना, नाम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ग्रीष्म का एग्जाम्पल खरीफ है और खरीफ का भी एग्जाम्पल ग्रीष्म है। यानी धान को हम ग्रीष्म फसल भी कह सकते हैं, खरीफ फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि धान कभी बरसात के मौसम में उगाया जाता है तो कभी गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कृषि खेती के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर क्या है। भोजन प्राप्त करने के लिए फसलों को खेतों में उगाना ही खेती कहलाता है। यानी मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए खेतों में फसलों को उगाना ही खेती या कृषि या एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसके पहले हम फसल के बारे में पढ़ चुके थे कि वैसे पौधे जिनको हम भोजन के लिए अपने खेतों में लगाते हैं उनको हम फसल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, खरपतवार क्या है। तो खरपतवार जो है हमारे खेतों में वैसे पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं, मतलब ये बिन बुलाए मेहमान है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब खेती हम इन पौधों की खेती हम नहीं भी करते हैं फिर भी ये उग जाते हैं। जैसे गेहूं जब हम खेत में लगाते हैं तो गेहूं के फसल में गेहूं टाइप के घास उग जाता है और धान में धान टाइप का घास उग जाता है। तो गेहूं में जो घास उगता है उसको हम डरवा बोलते हैं और धान में जो घास उगता है उसको हम हाथी घास बोलते हैं। इसके अलावा धान में या गेहूं में और भी घास उगते हैं। तो हमारे खेतों में बिना उगाए ही उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। हमारे खेतों में वैसे पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दूब, हाथी घास, मोथा, जंगली जई, चौलाई और बथुआ जो है खरपतवार है, क्योंकि इनको उगाया नहीं जाता है, ये अपने से उग जाते हैं। इनका हमारे जीवन में या मतलब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और ये खरपतवार जो हमारे खेतों में उगते हैं तो ये हमारे खेतों के लिए फायदेमंद नहीं होता है, ये हानिकारक होते हैं। क्योंकि हम जैसे छोटा से या बड़ा से खेत है, खेत में हम कट्ठा या बीघा के आधार पर हम खाद की छिटाई कर रहे हैं। तो हम तो पौधा के आधार पर, अपने फसल के आधार पर खाद डाल रहे हैं, लेकिन इसमें खरपतवार है।
तो जो हमारे जो पौधा है, पौधा का जो खाद का जो हिस्सा है यह ले लेगा, तो हमारे फसल को कम खाद मिलेगा, तो वह कम फलेगा फूलेगा। इसलिए खेतों में खरपतवार को कभी रखना नहीं चाहिए। यदि खेतों में खरपतवार आ गए हों तो उनको निकालना चाहिए। निकालने की कई विधियां हैं, इसको यांत्रिक विधि द्वारा भी निकाला जाता है और अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम सोहनी या निराई कहते हैं या निकौनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम खरपतवार के बारे में जाने। अब हम जानते हैं खरपतवार नाशी के बारे में। खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार नाशी क्या है, ध्यान से देखें तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर है खरपतवार नाशी। मतलब वैसा रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर दे उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। वैसा रसायन, वैसा केमिकल जो हमारे खेतों से खरपतवारों को नष्ट कर दे उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। तो इससे कुछ एग्जांपल है, जैसे में 2,4-D 2,4-D जो है यह एक केमिकल है जिसका प्रयोग खेतों में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका आगे हम देखते हैं। इस तरह हम अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट हमारा है फसल उत्पादन। तो यह जो पॉइंट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं यह क्या है। तो फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन की कई विधियां हैं। अच्छे फसल उत्पादन के लिए कई विधियां हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिए। फर्स्ट है मृदा निर्माण, यानी मिट्टी का निर्माण। फसल उत्पादन की सबसे पहली विधि क्या है? मिट्टी का निर्माण। सेकंड विधि क्या है? बीज की बुआई। थर्ड विधि पौधारोपण। फोर्थ में खाद तथा उर्वरक मिलाना। 5 में सिंचाई। 6 में खरपतवारों का निष्कासन। 7 में फसल कटाई और 8 में इकट्ठा करना, फसल को, अनाज को इकट्ठा करना, संग्रहित करना। तो बारी बारी से हम 8 पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मृदा निर्माण। तो ध्यान से देखिए। बीज बोने के लिए मिट्टी की जुताई तथा समतल करना और अंत में खाद डालना ही मृदा निर्माण कहलाता है। और मिट्टी जो है, मिट्टी का जो निर्माण हुआ है चट्टानों के टूटने फूटने से जो भी कण प्राप्त हुए हैं उन्हीं कण से मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो खेती करने के लिए, फसल बोने के लिए जो मिट्टी का निर्माण होता है वह इस तरह होता है। सबसे पहले तो हम बीज बोने के लिए मिट्टी की जुताई करते हैं, फिर उसको हेंगाते हैं और बाद में खाद डालते हैं। इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें एक पॉइंट है, ध्यान से देखिए। मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को कोर कर ढीला करना जुताई कहलाता है तथा उसको समतल फिर बराबर करना क्या कहलाता है? हेंगाई कहलाता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तो देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स है मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन। मतलब मृदा अपरदन क्या है? तो ध्यान से सुनिए। मतलब मिट्टी की उर्वरता शक्ति का कम हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो कैसे ये कम होता है? जब मेरे खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भर जाएगा तो पानी दूसरे के खेत में बहने लगेगा। तो सिर्फ पानी ही नहीं बहेगा, पानी में हमारे खेत का जो पोषक तत्व है वह भी मिलकर बहेगा। इस तरह उर्वरता शक्ति कम होने लगेगी। तो ध्यान से देखिए। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति का किसी कारक जैसे हवा या पानी के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में जाने से बचाने की क्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। यानी उर्वरता शक्ति का ह्रास होने से हम बचाएंगे ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मृदा अपरदन कहेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला नोट्स है, जुताई हल या कल्टीवेटर यंत्र से होती है। खेतों की जो जुताई होती है वह हल या कल्टीवेटर यंत्र द्वारा होती है। आजकल तो बहुत सारा उपकरण निकल गया है जिससे खेतों की जुताई होती है, जैसे में
नौफरवा हो गया, रोटरी हो गया, तावा हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है बीज बुआई, मतलब बीज बुआई अपने हाथों या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा खेतों में बीज बोना ही बीज बुआई कहलाता है। देखो हम बीज को अपने हाथ से भी खुरपी द्वारा बो सकते हैं और हैंड सीड ड्रिल मशीन द्वारा भी बो सकते हैं, और ये बड़ा बड़ा भी मशीन होता है जिसके द्वारा हम बो सकते हैं। तो हम कैसे बीज बोएंगे तो हमारा फसल का उत्पादन जो होगा अधिक से अधिक होगा। तो हमें हमेशा समुन्नत किस्म, संकर नस्ल के बीज, मतलब हाइब्रिड वाले बीज को ही बोना चाहिए। इससे क्या होता है तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है पौधारोपण। कुछ पौधों को नर्सरी में सर्वप्रथम बीज लगाया जाता है। नर्सरी जिसमें छोटा छोटा पौधा होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम सबसे पहले नर्सरी में बोते हैं। जब इतने इतने हो जाते हैं तो फिर उसको उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद फिर अपने नए खेत में बोते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पौधारोपण। लेकिन कुछ फसल ऐसे हैं जो बीज बुआई से ही हो जाते हैं, उनमें पौधारोपण नहीं करना पड़ता है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इसमें बीज बुआई डायरेक्ट हो जाती है, पौधारोपण नहीं होता है। लेकिन पौधारोपण किन किन पौधों में होता है, जैसे मिर्च हो गया, धान हो गया, बैगन हो गया, तो इनमें प्याज हो गया। इसमें पहले नर्सरी में पौधा लगाया जाता है, जब इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको उखाड़ करके फिर अपने खेतों में लगाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि इनमें से किसमें पौधारोपण होता है, तो टमाटर, बैगन, धान और मिर्च पट्टी करना है, क्योंकि इस सब को हम पहले नर्सरी में लगाते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ करके फिर अपने खेतों में लगाते हैं। क्वेश्चन है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे। तो पशुओं के मल मूत्र तथा सब्जियों के अपशिष्ट या पेड़ पौधों के अपशिष्ट के द्वारा जो प्राप्त होता है उसी को हम खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद। याद रखना है, पशुओं के मल मूत्र के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको हम खाद कहते हैं। लेकिन कुछ रसायनों का हेल्प कर कारखानों में बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम उर्वरक कहते हैं। तो खाद जो होता है पशुओं के मल मूत्र से बनता है, और उर्वरक क्या होता है, कुछ रसायनों के द्वारा फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है। तो पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधों के अवशेषों से जो प्राप्त होता है उसे खाद कहते हैं। खाद मिट्टी की संरचना सुधारता है तथा इसके कारण मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यदि खेत में जल धारण करने की क्षमता कम है, उसमें हम खाद डाल देंगे तो जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो अगला लेकिन वैसा खाद जो कुछ रसायनों द्वारा कारखानों में बनाया जाता है उसको हम उर्वरक कहते हैं। जैसे में यूरिया, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, यह सब उर्वरक है। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई यानी पटवन। खेतों में समय से फसलों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। खेतों में समय से फसलों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। यदि हम समय से जल नहीं देंगे तो मिट्टी में दरारें आ जाएगी और फसल सूखने लगेगी। अगला पॉइंट है खरपतवारों का निष्कासन। अपने खेतों से खरपतवार किसे कहते हैं, वैसे पौधे जो बिना उगाए हमारे खेतों में उग जाते हैं और हमारी फसलों को परेशानी युक्त करते हैं, उसको हम खरपतवार कहते हैं। जैसे में हाथी घास, मोथा, डरवा, बथुआ, सब क्या है, खरपतवार है। और खरपतवारों को हटाने के लिए हम जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं उस केमिकल को हम खरपतवार नाशक कहते हैं। जैसे में 2,4-D और मेटाकोलोड जो है खरपतवार नाशक है, यह खरपतवारों को हटाता है। अगला पॉइंट है फसल कटाई। क्या है फसल कटाई, मतलब अपने खेतों से जब फसल पक जाती है तो उसके बाद फसल को काटना ही फसल कटाई कहलाता है। अगला पॉइंट है संग्रहण। फसल काटने के बाद उसकी पिटाई होती है, फिर उसके बाद ओसाना होता है, सब
फसल को हम जब अनाज प्राप्त होता है, अनाज को हम अलग कर देते हैं और अनाज को एकत्रित करके भंडारित किया जाता है, उसी को हम संग्रहण करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट है केला रेगिस्तान में ना उगता है। याद रखना है रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, इसलिए केला वहाँ नहीं उगता है, क्योंकि केला को अधिक जल चाहिए और रेगिस्तान में जल का कमी है। अगला पॉइंट से सेब पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। सेब को हम पहाड़ी क्षेत्रों में उगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगफली तथा कपास को साथ में उगाया जा सकता है। बादाम और कपास को हम साथ में बो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फसल चक्रण में एक फसल दाल होनी चाहिए। मतलब फसल चक्रण किसे कहते हैं, तो अपने खेत में अदल बदल कर खेती करना ही, अपने खेतों में अदल बदल कर फसल उत्पादन करना ही फसल चक्रण कहलाता है। और फसल चक्रण में एक बार हमको दाल बोना चाहिए। जैसे में हम धान बो दिए, उसको काट लिए, गेहूं बो दिए, और जब गेहूं काट लिए तो उसके बाद हम दाल बोएंगे, तब जाकर हमारे खेत में उर्वरता शक्ति बनी रहेगी और उत्पादन अधिक से अधिक होगा। अगला पॉइंट है पौधों में मलानी रोग। याद रखना है पौधों में जो मलानी रोग है तथा सिट्रस कैंकर रोग है, यह दोनों जीवाणु द्वारा होते हैं। पौधों में मलानी रोग तथा सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। तंबाकू खैनी में मोजेक रोग विषाणु द्वारा होता है। और लास्ट पॉइंट है 2,4-D तथा मेटाक्लोर जो है खरपतवार नाशक है, जो खरपतवारों को नष्ट करता है। तो इस तरह फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का चैप्टर तो खत्म हुआ और इस चैप्टर का अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जिसको ध्यान से देखिए आप।